हेलो डियर फ्रेंड्स, घटनासार करंट अफेयर्स की 2021-22 में आज हमें पार्ट 11 पढ़ना है। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ यदि आप घटनासार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 11 में हमें घटनासार में राष्ट्रीय घटनाओं की करंट अफेयर्स की को पढ़ना है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। इस सूचकांक को 3 जून 2021 को जारी किया गया। इस सूचकांक में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वहीं दूसरा स्थान प्राप्त किया है उड़ीसा ने, तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश ने। अगर पूछा जाए किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका था, बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्टेट का था, तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, क्योंकि इसने सर्वाधिक सुधार किया है। पिछले वर्ष इसकी रैंकिंग 18वीं थी और इस वर्ष रैंकिंग है इसकी 3री। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 3 वर्ष की छोटी अवधि में जो मृदा संचारित कृमि की व्यापकता 29% थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। यह घटकर मात्र 0.3% रह गई है। किसकी? मृदा संचारित कृमि की व्यापकता की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 के बारे में। ये इंडेक्स जारी किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा। इस सूचकांक का ये 3रा संस्करण है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और इस बार फिर से टॉप किया है केरल ने और फिर से अंतिम स्थान किसे मिला है? बिहार को मिला है। तो डायरेक्ट चलेंगे हम टेबल में। टेबल फॉर्म की करके दी गई है। तो जैसा हमने अभी पढ़ा, केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने संयुक्त रूप से दूसरे पायदान को प्राप्त किया है, दूसरे स्थान को प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और गोवा संयुक्त रूप से है। ठीक है, अंतिम पायदान पर किसे रखा गया है? तो अंतिम पायदान पर है आपका बिहार, झारखंड और असम। ठीक है, उत्तर प्रदेश को रखा गया है अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली श्रेणी में। ठीक है, गुड परफॉर्मर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। उत्तर प्रदेश अपना जो स्थान है वह किसके साथ साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ, मेघालय के साथ और राजस्थान के साथ। क्लियर हो गया। इसके साथ नोट करेंगे जो देश का ओवरऑल एसडीजी इंडेक्स है, इसमें 6 अंक की बढ़त देखी गई, बढ़कर यह 66 हो गया है। आगे बात कर लेते हैं आखिरकार ये एसडीजी सूचकांक क्या होते हैं। तो इस इंडेक्स की शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई। यह देश में एसडीजी पर जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनकी प्रगति पर निगरानी रखने का प्रमुख साधन बन गया है। जब पहला संस्करण वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया तो उस समय केवल 13 गोल्स को रखा गया था सामने। ठीक है, लेकिन तीसरे संस्करण में 16 गोल्स को ध्येय बनाया गया। यहाँ पर 17 गोल्स लिखे, करेक्ट करके लिखेंगे 16 गोल। ठीक है, क्योंकि जो 17 गोल है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है और उसको हम लोग नहीं लेते हैं, नीति आयोग उसको शामिल नहीं करता है, क्योंकि ये राज्यों की रैंकिंग है, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा कराई जाती है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो यहाँ पर होगा आपका 16 गोल्स, इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इनको शामिल किया गया है। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय स्थिति का आकलन किया जाता है। तो बस ये मोटा मोटी आप याद रखेंगे। आप जानते हैं जो 17 लक्ष्य हैं उसे हमें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। तो ये अलग अलग लक्ष्यों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है राज्यों को जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश को किसी विशेष लक्ष्य में शामिल किया गया होता तो उसे हम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश को केवल सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में शामिल किया गया है, तो उसमें बहुतेरे स्टेट हैं, आप देख सकते हैं, और इसी में हमारा उत्तर प्रदेश भी रखा गया। अन्य किसी लक्ष्य में उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 के बारे में। 6 जून 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने हेतु प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक के तीसरे संस्करण 2019-20 को जारी किया गया। पहली बार इसे वर्ष 2019-20 में वर्ष 2017-18 के संदर्भ में प्रदर्शित किया गया था। क्लियर हो गया। इस सूचकांक में राज्यों को 70 मानदंडों और कुल मिलाकर 1000 अंकों का स्कोर प्रदान किया जाता है और उस स्कोर के आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया। ग्रेडिंग सिस्टम में कुल मिलाकर 10 स्तर हैं। ठीक है, तो जिसका प्रदर्शन शीर्ष रहता है उसे स्तर 1 मिलता है। उसमें दिया गया है कि इतने अंक से इतने अंक तक है, तो ये कैटेगराइजेशन किया गया है। फिर आपका स्तर 2 है, ठीक है, जिसे ग्रेड 1++ भी कहा जाता है। फिर आपका इसी प्रकार से
ग्रेड 3 है या स्तर 3 है। तो ये आप केवल समझने के लिए समझ लीजिए। याद रखेंगे कि पहले स्तर पर किसी राज्य को भी नहीं रखा गया, किसी भी राज्य ने पहले स्तर को प्राप्त नहीं किया है, ग्रेड 1 को प्राप्त नहीं किया है, यानी किसी को भी 951 के ऊपर अंक नहीं मिले हैं। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या रखा गया है, दूसरे ग्रेड में रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरे ग्रेड में भी कुछ राज्यों को रखा गया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है चौथा ग्रेड, याद रखना, क्योंकि चौथे ग्रेड में हमारा उत्तर प्रदेश है। तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, दमन दीव, ये सब चौथे ग्रेड में है। पहले ग्रेड में किसी भी राज्य ने अपना स्थान नहीं बनाया है। दूसरा ग्रेड आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे ग्रेड में किसको स्थान मिला है, पंजाब को, चंडीगढ़ को, तमिलनाडु को और अंडमान निकोबार को। उत्तर प्रदेश को चौथे ग्रेड में हिस्सा मिला है। पुनः आप देखेंगे कि जो नवा ग्रेड है उसमें भी किसी ने स्थान नहीं बनाया है। ठीक है, 10वें ग्रेड में कौन है, लद्दाख है। 8वें ग्रेड में इकलौता मेघालय है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे छठे रायसीना डायलॉग का, जो कि अभी हाल में वर्चुअली संपन्न हुआ है। आप जानते हैं इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ पर किया जाता है, दिल्ली में किया जाता है। इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था, वर्ष 2016 में किया गया था। और 2021 का आयोजन ये कौन सा है, छठवां आयोजन है। इसको आप याद रखेंगे। आयोजन कौन करता है, तो हमेशा इसका आयोजन किया जाता है भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, और दिल्ली स्थित ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया। इसका केंद्रीय विषय क्या था, वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये इस वर्ष का थीम था, इस वर्ष के विषय था। कौन कौन इसमें शामिल थे, किन किन ने उद्घाटन संवाद में हिस्सा लिया, तो नोट करेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे ने और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने मुख्य अतिथि के रूप में रायसीना संवाद के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। तो मुख्य रूप से आप ये इन दोनों के नाम जरूर याद रखेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में छठे रायसीना डायलॉग में हिस्सा लिया। आगे बात करेंगे, भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया। तो भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में 2 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है। इस मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक, सुलभ बनाने तथा पेरिस समझौते की दिशा में कार्यवाही को तेजी लाना है। ठीक है, याद रहेगा। भारत सहित 23 देशों की सरकार ने सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2.0 नाम का एक नया बोल्ड प्लान शुरू किया है। और मिशन इनोवेशन 2.0 वैश्विक मिशन इनोवेशन पहल का जो ये इनोवेशन पहल है उसका ये दूसरा चरण है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 2.0 लिखा है, तो जो आपकी इनोवेशन पहल है यह इसका दूसरा चरण है। तो जो पहली पहल थी इनोवेशन की, उसे कहाँ शुरू किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था COP21 सम्मेलन में, जो कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करेंगे, भारत इकोसॉक में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया। भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल में 2022 से लेकर 2024 की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का केंद्रीय निकाय है तथा सतत विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को यह बढ़ावा देती है। इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। 7 जून 2021 को इकोसॉक की सदस्यता के लिए भारत के लिए चुनाव में भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र की श्रेणी में चुना गया है। कार्यकाल कब से कब तक है, वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक, इन सभी देशों का। ठीक है, भारत का भी, अफगानिस्तान का भी, कजाकिस्तान और ओमान का भी। ठीक है, इन अन्य देशों को भी शामिल किया गया, हालांकि इनको याद रखना आवश्यक नहीं है। सतत विकास के 3 प्रमुख क्षेत्रों आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए इकोसॉक की स्थापना 1945 में की गई थी। इसमें कितने मेंबर हैं, वर्तमान में 54 मेंबर हैं। आगे बात करेंगे, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 अन्य निकायों के लिए भी चुना गया है। भारत को अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए चुना गया है, जो इस प्रकार है: अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग,
संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण कार्यकारी बोर्ड, और तीसरा है आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड। तो ये आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का है, जो कि 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र को मिली भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट। कहाँ से मिली है? सिंगापुर से मिली है। आगे बढ़ेंगे। 8 अप्रैल 2021 को भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं FSRU, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में H एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंचा। ठीक है, किस टर्मिनल पर पहुंचा? जयगढ़ टर्मिनल पर। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। ये जो आपका FSRU है, ये कहाँ से रवाना हुआ? ये रवाना हुआ आपके सिंगापुर के केपिल शिपयार्ड से। इसका पूरा नाम क्या है? FSRU हो जायंट, याद रहेगा। ठीक है, होया गया हो जायंट। FSRU LNG ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक विशेष प्रकार का जहाज होता है। रीगैसिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG को उसकी गैसीय अवस्था में वापस लाने के लिए तब इसको किया जाता है। ठीक है, यह महाराष्ट्र में तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG टर्मिनल का पहला वर्ष भी है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि कहाँ पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल का शुभारंभ किया गया, तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। यह LNG टर्मिनल भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले JSW जयगढ़ बंदरगाह पर स्थित है। तो मुख्य रूप से आप यही याद रखेंगे कि जो आपका FSRU है, फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट है, इसे सिंगापुर से रवाना किया गया और इसे कहाँ पर रिसीव किया गया, कहाँ पर ये पहुँचा? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जयगढ़ बंदरगाह में। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंधु दुर्ग का एक क्षेत्र जैव विविधता विरासत स्थल नामित। महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को सिंधु दुर्ग जिले के पश्चिम घाट के अंबोली में उस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया, जहां एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति को खोजा गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और वन्यजीव शोधकर्ता तेजस ठाकरे और उनकी टीम ने सिंधु दुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के पास मीठे पानी की मछली सिस्टुरा हिरण्यकेशी को खोजा। ठीक है, हिरण्यकेशी एक नदी का नाम है जहां पर ये मछली पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम रखा गया सिस्टुरा हिरण्यकेशी। सिस्टुरा हिरण्यकेशी बहते पानी की एक प्रकार की छोटी मछली है और ये क्या है? एक दुर्लभ उपप्रजाति भी है। मछली का नाम अंबोली गांव के पास बहने वाले हिरण्यकेशी नदी के नाम पर रखा गया है। याद रहेगा आपको। ठीक है, अगला टॉपिक है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में भारत के 6 स्थल शामिल। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने 20 मई 2021 को घोषणा की कि 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है। स्थलों का नामांकन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्या किया गया था? वर्ष 2019 में संशोधन किए गए थे, नए गाइडलाइन जारी किए गए थे, जिनके अंतर्गत क्या किया गया था कि पहले यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में अंतिम रूप से कोई स्थल शामिल हो, उसके पहले 1 वर्ष के लिए उसे संभावित सूची में डाल दिया जाता है। तो इसीलिए भारत के 6 स्थलों को संभावित सूची में डाला गया है। कौन कौन से हैं? ये हैं आपके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वाराणसी के, गंगा घाट, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, हायर बेनकल का महापाषाण स्थल कर्नाटक में, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में, मराठा सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र में, और आपका भेड़ा घाट लमेटा घाट जो कि नर्मदा घाटी में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। इन 6 को शामिल किया गया है किसमें? आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में। ठीक है, अंतिम रूप से ये अगले वर्ष शामिल होंगे। तो वर्तमान में भारत में कितने कुल मिलाकर स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और अगर हम बात करें टोटल कितने हैं, अगर हम उसमें संभावित सूची को भी शामिल कर दें तो 6 स्थलों की संभावित सूची को शामिल करने के बाद यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल जो स्थल है वो कितने हैं? 48 हैं। लेकिन जो अंतिम रूप से शामिल है वो केवल कितने हैं? 38 हैं। याद रखेंगे। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा नीति के गठन का निर्णय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि PMSSN का
गठन सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका निर्णय लिया गया है कि इसका गठन सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की 8 मार्च 2021 को बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस निधि का वित्तीयन स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राजस्व से किया जाएगा। तो ये लाइन आपकी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए जो फंड आएगा वह राजस्व की व्यवस्था कहाँ से होगी? तो आपका उत्तर होगा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से उसकी व्यवस्था होगी। तो ये आप याद रखेंगे, बस इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। इसी में एक पॉइंट और नोट करेंगे, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को लागू करने व उसके रख रखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी। अगला हमारा टॉपिक है असम का रायमोना रिजर्व राज्य का 6वां और देहिंग पटकाई राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित। तो इतना ही महत्वपूर्ण है। असम सरकार ने 4 जून 2021 को राज्य के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना रिजर्व को राज्य का 6वां और ऊपरी असम में स्थित देहिंग पटकाई को 7वां उद्यान घोषित किया है। ठीक है, और असम में 5 अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वे कौन कौन से हैं? तो नोट करेंगे, है काजीरंगा, मनस, नामेरी, ओरांग और आपका डिब्रू सैखोवा। आपका 6वां कौन सा हो गया है? रायमोना हो गया है। 7वां हो गया है देहिंग पटकाई। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने 7 जून 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो एग्जाम में आए कि भारत का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर कहाँ पर खोला गया है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात के अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी है। ठीक है, और ये अपनी तरह की पहली वैश्विक वित्तीय IT सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की एक पहल है, जिसे वैश्विक स्तर पर बेंचमार्क वित्तीय केंद्रों के समान स्तर पर डिजाइन किया गया है। तो भारत की पहली जो परिचालन स्मार्ट सिटी है वो कौन सी है? गिफ्ट सिटी है, जिसे कहाँ शुरू किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में। और यहीं पर क्या लगाया गया है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया गया है। आगे बात करेंगे, भारतीय सेना दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसे जारी किया गया रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है, यानी सबसे मजबूत सैन्य शक्ति किसकी है? चाइना की है। भारत इस मामले में 4थे पायदान पर आता है। अमेरिका इस मामले में 2 स्थान पर है। रूस इस मामले में 3 स्थान पर है। और भारत कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। भारत के बाद नंबर आता है फ्रांस और ब्रिटेन का। ठीक है, तो ये तो हो गई कि मजबूत सैन्य शक्ति के मामले में कौन पहले और कौन चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर हमारा देश है, हमारे देश की सेना है। अब बात करेंगे खर्च के मामले में कौन पहले नंबर पर। तो सर्वाधिक खर्च कौन करता है? सर्वाधिक खर्च करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, लगभग $700 बिलियन प्रति वर्ष। ठीक है, इसका ये बजट रहता है रक्षा क्षेत्र में। जबकि चाइना कितना खर्च करता है? $261 बिलियन। इतना बड़ा अंतर है पहले और दूसरे के खर्च में, उसके बावजूद सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति किसकी है? चाइना की है। ठीक है, इतने कम बजट में भी, और अमेरिका का बजट इतना बड़ा है। ठीक है, हालांकि अमेरिका के पास रक्षा का दायित्व तो बड़ा भी है। वो सारे जो नाटो कंट्रीज़ हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका की ही है। तो याद रहेगा, खर्चे के मामले में पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना। ठीक है, और भारत इस मामले में 3रे स्थान पर। तो खर्च के मामले में हम 3रे स्थान पर हैं, लेकिन सैन्य शक्ति के मजबूती के मामले में हम 4थे स्थान पर हैं। वहीं चाइना की अगर हम बात करें तो सैन्य शक्ति की मजबूती के मामले में चाइना का पहला स्थान है, जबकि खर्च के मामले में चाइना का 2रा स्थान है। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की सैन्य शक्ति कौन से नंबर की है? 2रे नंबर की है विश्व में। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर की अमेरिका की है, लेकिन खर्च के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, यानी यहाँ पर सबसे बड़ा रक्षा बजट होता है। अब बात करेंगे देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। इसे जापानी तकनीक के आधार पर तैयार किया गया है। तकनीक का नाम है शिनरिन योकू। ठीक है, इसी से प्रेरणा लेकर इसे तैयार किया गया है। कहाँ पर? तो नोट करेंगे, इसे तैयार किया गया उत्तराखंड के रानीखेत के निकट कालिका में। कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत के कालिका के निकट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है लोगों को तनाव से मुक्त करना। याद रहेगा। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। हालांकि कई बार इसका रिवीजन हम टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी करा चुके हैं।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, भारतीय इंजीनियरों ने इसका निर्माण कर एक नया इतिहास रचा है। यह पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। इसके साथ ही भारत में अब तक का सबसे बड़ा ये रेलवे प्रोजेक्ट भी है। 1315 मीटर लंबे इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। ये सब डेटा आपको याद रखना है। लंबाई कितनी है इस पुल की, तो आपका उत्तर होगा 1315 मीटर। ऊंचाई कितनी है, तो आपका होगा नदी से इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है। तो यहाँ कहीं आपका एफिल टावर आएगा, उससे भी ये कितना ऊंचा है, 35 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज के एक तरफ लगे पिलर की ऊंचाई कितनी है, 131 मीटर है। ब्रिज में 17 स्पैन लिखे हैं। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस आप ऊपर जो हमने अभी पढ़ा उसी को याद रखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है और ये एफिल टावर से कितना ऊंचा है। निर्माण के बाद यह पुल चीन की सुईपुई नदी पर निर्मित सुआईबाई रेलवे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा, जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 275 मीटर है। और हमारे वाले आर्क ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपके 359 मीटर। इसे किस नदी के ऊपर बनाया गया है, चिनाब नदी के ऊपर, जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, तो आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ये हिस्सा है 111 किलोमीटर ऊधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल रिंग परियोजना का ये एक हिस्सा है। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की तरफ। आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर को मनाने के लिए 75 सप्ताह के अमृत महोत्सव का शुभारंभ 12 मार्च 2021 से किया गया। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना में एक जन उत्सव के रूप में 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। क्लियर हो गया। 91 वर्ष पूर्व 12 मार्च 1930 से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी मार्च के रूप में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस अवसर पर इसकी शुरुआत की गई, दांडी मार्च के अवसर पर। ठीक है, किसकी क्यों 12 मार्च चुना गया, क्योंकि इस दिन 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। और इसी दिन नरेंद्र मोदी ने भी 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से एक स्वतंत्रता यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इसी दिन से आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। नोट करेंगे, आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए 5 स्तंभों को आधार बनाया गया, उन्हीं पर फोकस किया जाएगा। कौन कौन से वो मार्गदर्शी स्तंभ हैं, तो पहला है आपका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 75 पर विचार यानी आइडियाज एट 75। नेक्स्ट है 75 पर उपलब्धियां, अचीवमेंट एट 75। 75 पर संकल्प, रिजॉल्व एट 75। ये आपका अंतिम स्तंभ है फोकस करने वाला। महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर कई अन्य कार्यक्रम भी हुए। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखे चरखा अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किस के द्वारा किया गया, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक कचरे से उसे बनाया गया था। इसके साथ इंडिया #75 के एक वेबसाइट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। उल्लेखनीय है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। ठीक है, 12 मार्च 2021 को ये शुरू हुआ, हमने अभी पढ़ा, और 75 सप्ताह तक इसका आयोजन होगा। इसका समापन कब होगा, 15 अगस्त वर्ष 2023 को। याद रखना है 21 से सीधे 23 जाना है, बीच में 22 भी इसी में सम्मिलित है, तो 22 एग्जाम में टिक नहीं करना अगर आ जाए। याद रखना है वर्ष 2023 है। क्लियर हो गया। ठीक है, साथ में कौन से कार्यक्रम कब होंगे, किस प्रकार से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाएगा, उसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें 259 मेंबर्स हैं, जिसके हेड हमारे कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के बारे में। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस इंडेक्स को जारी किया। इस इंडेक्स में शहरों में जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता के लिए 13 श्रेणियों में
49 संकेतकों के साथ भारतीय नागरिकों की जीवन सुगमता का भी मापन किया गया है। किस इंडेक्स में? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। इस इंडेक्स की खासियत ये भी है कि पहली बार सिटीजन परसेप्शन सर्वे भी किया गया, यानी सिटीजन्स को भी शामिल किया गया। उनसे पूछा गया कि आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को लेकर। ठीक है, शहर में कितनी सुविधा है रहने में। तो इसका भारांक कितना दिया गया सिटीजन परसेप्शन को? 30% इसका भारांक है। ठीक है, यानी वेटेज इसका 30% है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ किसको बताया गया? बेंगलुरु को बताया गया। हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की, इसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया बेंगलुरु को। ठीक है, उसके बाद पुणे को रखा गया, उसके बाद आपको रखा गया अहमदाबाद को। ठीक है, 70 लाख से कम आबादी की श्रेणी में शिमला शीर्ष पर रहा, दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर रहा और तीसरे नंबर पर रहा सिलवासा। तो पहला याद रखेंगे बड़े शहरों में कौन है आपका? बेंगलुरु है। और 70 लाख से कम आबादी वाले में पहले नंबर पर कौन है? शिमला है। ठीक है, क्लियर हो गया? शिमला है। नेक्स्ट बात करेंगे नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में। इसे भी केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्य कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ही जारी किया गया। सूचकांक में कुल मिलाकर 111 नगर पालिकाओं को रैंकिंग प्रदान की गई। ठीक है, कितनी नगर पालिकाओं को? नोट करेंगे 111 नगर पालिकाओं को। 5 वर्टिकल में, 5 वर्टिकल का मतलब है मानदंड पर। ठीक है, कौन कौन से 5 वर्टिकल या मानदंड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं? तो यह है सेवा, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और साधन। इन्हीं के आधार पर नगर पालिकाओं को रैंकिंग दी गई है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका श्रेणी में इंदौर की नगर पालिका शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पर सूरत की है। आराम से आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अपना स्मार्ट सिटीज अवार्ड में भी ये शीर्ष पर है। 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका श्रेणी में किसने टॉप किया है? नई दिल्ली की नगर पालिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसके बाद तिरुपति का स्थान आता है। तो याद रखेंगे 10 लाख से अधिक में टॉप किया है इंदौर नगर पालिका ने, दूसरा स्थान सूरत नगर पालिका का है। 10 लाख से कम की में किसने टॉप किया है? नई दिल्ली नगर पालिका ने। और दूसरा स्थान है आपका तिरुपति नगर पालिका परिषद का। अब बात करते हैं चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 परीक्षा के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संसद द्वारा मार्च 2021 को चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक को 16 मार्च 2021 को राज्यसभा से और लोकसभा से अगले दिन 17 मार्च को पारित किया गया था। ठीक है, विधेयक में जो 24 सप्ताह तक के भ्रूण को गर्भपात की अनुमति दी गई। पहले क्या था, जो मतलब इस विधेयक के पहले जो स्थिति है वो क्या है कि 12 सप्ताह तक के आप भ्रूण का गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 24 सप्ताह। ठीक है, हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो तब। लिखा गया है कि अगर 12 सप्ताह के पहले गर्भपात कराते हैं तो किसी डॉक्टर की सलाह, एक डॉक्टर की सलाह आवश्यक होगी। लेकिन अगर 12 से 20 सप्ताह के अंदर का गर्भ है और उसका गर्भपात कराया जा रहा है तो 2 पंजीकृत चिकित्सकों की सलाह लेनी होगी। तो पीटी में ये सब नहीं पूछा जाएगा। इस विधेयक में राज्य स्तर पर मेडिकल बोर्ड्स के गठन का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे विधेयक द्वारा चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया है। ये आप याद रख सकते हैं, है ना, कौन से एक्ट में संशोधन किया गया है? तो चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया है। अब बात करेंगे भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय के बारे में। इसको कहाँ पर शुरू किया गया है? तो सिंपल रट लीजिए, केरल में। ठीक है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय की स्थापना केरल की टेक्नोसिटी तिरुवनंतपुरम के पास मंगलपुरम में की गई। कहाँ पर की गई? मंगलपुरम में। किसने की? किसने इसका उद्घाटन किया? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? केरल में खोला गया है, कुडसिट में। ठीक है, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में। आगे बात करेंगे विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 12 भारतीय संस्थान शामिल। तो हालांकि इतना ही परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अगर प्रश्न आ जाए कि भारत के कुल कितने संस्थानों को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया है, तो आपका उत्तर होगा 12 संस्थानों को। 4 मार्च को विषय आधारित सब्जेक्ट वाइज क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई। 12 भारतीय संस्थानों को टॉप 100 में स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये लिस्ट दे रखी है
जो 12 संस्थान हैं, आप चाहें तो इसको रीड आउट कर ले। हालांकि याद रख पाना संभव नहीं है और परीक्षा के लिहाज से तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ हम जान लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए किसे शामिल किया गया है? IIT मद्रास को। इसको 30th प्लेस पे रखा गया है, 30वें पायदान पर रखा गया है। वही खनिज और इंजीनियरिंग के लिए IIT बॉम्बे को 41वें पायदान पर रखा गया है और IIT खड़गपुर को 44वें पायदान पर रखा गया है। तो ये मोटा मोटा आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग सिक्किम में भारतीय सेना का पहला सोलर प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने उत्तर सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। इसे भारतीय सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? 56 kVA है। कितनी है? 56 kVA है। इसमें IIT मुंबई ने सहायता दी है। ठीक है, IIT बॉम्बे ने इसमें अपना सहयोग दिया है। बात करें वेनेडियम की, तो ये भी करंट अफेयर है कि कहाँ पर भारत में पहली बार सर्वप्रथम वेनेडियम की खोज की गई? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई। ठीक है, और ये जो यहाँ पर सोलर प्लांट खोला गया है, ये वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक पर बेस्ड है। आगे बात करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में 22 मार्च 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की पहली परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी, जो कि मध्य प्रदेश के पानी को बेतवा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है, उसमें भेजा जाएगा। तो पानी कहाँ से कहाँ भेजा जाएगा? केन नदी की पानी को भेजा जाएगा बेतवा नदी में। याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों नदियां आप जानते हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके साथ आप नोट्स कर सकते हैं, परियोजना बुंदेलखंड में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगी। इसमें मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिले शामिल हैं। हालांकि और भी जिले शामिल हैं, इसमें 4 ही जिले लिखे हैं। ठीक है, जिन जिन जिलों से बेतवा पास होगी वे सभी जिले इसमें लाभान्वित होंगे। तो इसमें आप हमीरपुर और जालौन जिला भी जोड़ लीजिए। हमीरपुर में ही यमुना से आपकी बेतवा मिलती है, संगम यहीं पर होता है। तो इतना आपको याद रहेगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि केन बेतवा लिंक के जल बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकारों के बीच अगस्त 2005 में समझौता हुआ था, लेकिन बाद में इस संबंध में कोई भी कार्यवाही दोनों राज्यों के द्वारा नहीं की गई। राजनीति उसका बड़ा कारण है। तो ये आप याद रखेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले ज़्यादा इससे लाभान्वित होंगे। हालांकि कुछ मध्य प्रदेश के भी हिस्से रहेंगे जो बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल व निर्वाचित सरकार की प्रशासनिक शक्तियों को स्पष्ट करने वाले राजनीतिक महत्व के एक संशोधन विधेयक को संसद के लिए दोनों सदनों से मार्च 2021 में पारित कर दिया गया। इस विधेयक में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली सरकार से तात्पर्य उपराज्यपाल से ही है। निर्वाचित सरकार को किसी भी कार्यकारी निर्णय के लिए उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य है। और इसी बात पे क्या है, अरविंद केजरीवाल नाराज हो जाते हैं कि हम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाके मंजूरी नहीं लेंगे। केंद्र सरकार मना कर देती है, कोई काम को हमें करने ही नहीं देती, हमारे हाथ पैर बांध के बिठा देती है। तो ये उनका कहना है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कुछ भी हो तुम्हें उपराज्यपाल से तो मंजूरी लेनी ही होगी। कोई भी आप एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं तो आप उपराज्यपाल की राय लेंगे। तो एक प्रकार से क्या किया गया है, इसमें राज्यपाल, उपराज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। ठीक है, याद रहेगा। उल्लेखनीय है कि 1991 के अधिनियम की इस व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने भी 4 जुलाई 2018 को दिए एक निर्णय में उपराज्यपाल को सीमित अर्थों में ही प्रशासनिक
प्रमुख मानते हुए पुलिस, कानून व्यवस्था, भूमि मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य बताया था। तो ये 2018 में बताया गया था, ठीक है, और इसे पुनः 2021 में पारित करके एक कानून ही अब बना दिया गया है। आगे बात करेंगे PSLV C-51 द्वारा ब्राजील के एमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। तो काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, इसे बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C-51 द्वारा कुल 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा ब्राजील के एमेजोनिया 1 का प्रक्षेपण इसका पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन है, ठीक है। वाणिज्यिक इकाई का नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। PSLV C-51 द्वारा अपने साथ लाए गए ब्राजील के सैटेलाइट एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया है। इसरो द्वारा 2021 में यह पहला प्रक्षेपण है। इस प्रक्षेपण की विशेष बात यह है कि इसके साथ भगवत गीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई है। स्पेस किड्स इंडिया ने भगवत गीता को SD कार्ड में अंतरिक्ष में भेजा है। स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन सैट के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी अंकित है। इसरो ने इस सफल परीक्षण के साथ ही देश की ओर से प्रक्षेपित किए गए कुल विदेशी उपग्रहों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 342 हो गई है। PSLV का यह 53वां लॉन्च है, प्रक्षेपण है। प्रक्षेपित उपग्रहों में युवा वैज्ञानिकों द्वारा सिंधु नेत्र भी शामिल किया गया है, एक सैटेलाइट है, इसे भी शामिल किया गया है, ठीक है, जो हिंद महासागर के अलावा चीन के साथ लद्दाख और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की निगरानी करने में सक्षम है। सिंधु नेत्र को किसने तैयार किया है? तो नोट करेंगे, इसे बेंगलुरु के PES विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया है। किसने? PES विश्वविद्यालय, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसके छात्रों ने इसे तैयार किया है। इसको बनाने के लिए किनके बीच समझौता किया गया था? DRDO और रिसर्च सेंटर इमरत के बीच अनुबंध किया गया था। रिसर्च सेंटर इमरत की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। हैदराबाद में यह स्थित है। ब्राजील के एमेजोनिया के अलावा अंतरिक्ष में भेजे गए 18 अन्य उपग्रहों में से एक स्पेस किड्स इंडिया का 3 सैटेलाइट भारतीय अकादमिक संस्थाओं के, जबकि 14 इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से है। 13 सैटेलाइट अमेरिका के हैं। याद रहेगा? क्लियर हो गया? ठीक है। छात्रों द्वारा निर्मित 5 उपग्रहों में से एडजीसैट का उद्देश्य विकिरण का अध्ययन करना आदि है। तो ये इतना आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं टाइम पत्रिका के उभरते 100 नेताओं की सूची में 5 भारतवंशियों को शामिल किया गया है, यानी इंडियन ओरिजिन के व्यक्तियों को शामिल किया गया, पर्सनैलिटीज़ को शामिल किया गया और एक भारतीय कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। अमेरिकी प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा 17 फरवरी 2021 को जारी 2021 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 श्रृंखला का विस्तार है। इसे उभरते हुए नेतृत्वकर्ताओं इमर्जिंग लीडर्स की सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता व 5 भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है। इसमें ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और ट्विटर के शीर्ष वकील विजया गाड्डे भी शामिल हैं। इनका नाम याद रखेंगे। 2 लोग हो गए, ठीक है, 2 हमने पढ़ लिए भारतीय मूल के। आगे कौन है? इसमें आगे शामिल हैं भारतीय मूल की इंस्टाकार्ट की संस्थापक और CEO अपूर्वा मेहता, ठीक है। इन्होंने क्या किया? कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लग गया था तो राशन खरीदने में लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसके कारण उन्होंने इंस्टाकार्ट एक प्रकार की वेबसाइट है जहां पर आप राशन की खरीदारी कर सकते हैं। इससे लोगों को सहूलियत पहुंचाई, इसीलिए इन्हें शामिल किया गया है किसमें? आपके 100 नेताओं की सूची में, ठीक है। टाइम पत्रिका की 100 नेताओं की सूची में इन्हें शामिल किया गया है इमर्जिंग लीडर्स की श्रेणी में। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके शिखा गुप्ता। ये किसकी हैं? ये हैं आपकी गेट अर्स PPI की कार्य निदेशक हैं शिखा गुप्ता, इन्हें भी शामिल किया गया है। और अब सॉल्व के रोहन पुलुवरी को शामिल किया गया है। इसके साथ इस सूची में भारत से जो एकमात्र भारतीय शामिल हैं, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो भारतीय ओरिजिन के थे, इंडियन ओरिजिन के थे। और पूर्ण रूप से भारतीय कौन इसमें शामिल है? भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद, इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। इनके बारे में कहा गया कि दलित समुदाय को शिक्षा के जरिए गरीबी से निकालने के लिए इनके द्वारा कई स्कूल चलाए जा रहे हैं और ये काफ़ी आक्रामक भाषण भी देते हैं
और लोगों की जो जाति आधारित हिंसा होती है उनसे शिकार लोगों को ये संरक्षण प्रदान करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। और भेदभाव विरोधी उत्तेजक प्रदर्शन करते हैं, भाषण करते हैं। जानते हैं आप चंद्रशेखर आज़ाद को, भीम आर्मी के ये प्रमुख हैं। और ऋषि सुनक कौन है, इनके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। तो इन्होंने कोविड-19 से किस प्रकार से निपटा जाए, किस प्रकार से आर्थिक रूप से निपटा जाए, ठीक है, सरकार का कैसे उदारवादी चेहरा जनता के सामने आए, इस क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया इसके लिए इन्हें शामिल किया गया, ठीक है। तो है तो ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री, लेकिन भारतीय ओरिजिन के, इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। और ये जो ट्विटर की वकील है, शीर्ष वकील विजया गाडे, ये क्या है, ये ट्विटर की हेड भी है, कानूनी हेड है उसकी, ठीक है, साथ में पब्लिक पॉलिसी की भी हेड है। तो जब अमेरिका में विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन चल रहे थे उस समय पर इन्होंने ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था और उसकी जानकारी दी। इसी कारण इन्हें भी शामिल किया गया है इमर्जिंग लीडर्स की सूची में। तो किन किन को शामिल किया गया है, भारतीय ओरिजिन के पहले हम बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर है ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, फिर ट्विटर की शीर्ष वकील विजया गाडे, फिर तीसरे नंबर पर है इंस्टाकार्ट की संस्थापक अपूर्वा मेहता, चौथे नंबर पर है गेट अस पीपीआई की कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिखा गुप्ता, और फिर आपके नेक्स्ट 5वें नंबर पर है अपसॉल्व के रोहन पुवलोरी, ठीक है। तो इनके नाम आप याद रखेंगे। एकमात्र भारतीय कौन शामिल है, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ओएनजीसी लद्दाख में करेगी भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना। तो भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में स्थापित किया जाएगा। तो कौन स्थापित कर रहा है, ओएनजीसी स्थापित कर रहा है। कहाँ पर, पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में। क्या स्थापित कर रहा है, जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, भारत के पहला भूतापीय विद्युत परियोजना। इसको लगाएंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में मान्यता प्रदान की गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 18 फरवरी 2021 को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। इसे मान्यता प्रदान की गई। इसे लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ट्री की मान्यता प्राप्त करने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर है। हालांकि विश्व भर में कई अन्य देशों को भी, अन्य शहरों को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 51 अन्य शहरों को सम्मान में शामिल किया गया है, ठीक है, और उसमें हमारा एक हैदराबाद शहर भी शामिल है। पर याद रखना है, क्योंकि यह ट्री मान्यता प्राप्त करने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर है। और मान्यता किसने दी है, तो आप नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने और आर्बर डे फाउंडेशन ने। नेक्स्ट हमारा है महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान। सभी महिला कॉकपिट चालक दल के साथ एयर इंडिया की सबसे लंबी सीधी उड़ान 11 जनवरी 2021 को सैन फ्रांसिस्को के बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। कप्तान जोया अग्रवाल द्वारा संचालित इस उड़ान के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को से 10 जनवरी उड़ान भरी गई तथा उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरते हुए 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तो कितनी दूरी तय की गई है, 16,000 किलोमीटर की। कैप्टन कौन है, जोया अग्रवाल है, नाम याद रखेंगे, ठीक है। उड़ान कहाँ से कहाँ तक की गई, सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे तक। याद रहेगा, दूरी कुल मिलाकर कितनी तय की है, 16,000 किलोमीटर की। एयर इंडिया की अन्य 4 महिला पायलट जोया अग्रवाल, पापा थनमई, आकांक्षा सोनावारे और शिवानी मनहास भी इसमें शामिल थी, ठीक है। इनके द्वारा बोइंग 777-200 लॉन्ग रेंज या LRVT लैग फ्लाइट का परिचालन किया गया। तो याद रखेंगे, बोइंग विमान का यहाँ पर परिचालन किया गया है। कैप्टन के रूप में जोया अग्रवाल शामिल थी। अन्य पायलटों में आपकी पापा थनमई, आकांक्षा और शिवानी भी शामिल थी। जो उड़ान है वह सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच की गई। कुल मिलाकर 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। अब बात करेंगे कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ये राष्ट्र को हाल ही में समर्पित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की।
यह 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गेल द्वारा बनाई गई है। इसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रति दिन है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बात करेंगे। 6 राज्यों में लाइट हाउस की परियोजनाओं की आधारशिला। तो अभी हाल में जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसकी किसी एक शिफ्ट में इससे एक करंट अफेयर आया था, तो ये आप इम्पॉर्टेंट हो सकता है पीसीएस में भी आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर हल्के मकान से जुड़ी लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। लाइट माने हल्के घरों की परियोजनाओं की जो है यहाँ पर आधारशिला रखी है। कहाँ कहाँ पर, तो नोट करेंगे। इंदौर मध्य प्रदेश में, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड के रांची में, त्रिपुरा के अगरतला में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश से केवल लखनऊ शामिल है। पीटी में जो प्रश्न आया था उसमें ऑड वन आउट आया था, यानी कि 3 तो इन्हीं में से कोई दिए गए थे, एक अलग से दिया था पटना, जहाँ पर नहीं खोला गया है, लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला नहीं रखी गई, तो यही गलत था, इसी को इसमें गलत चुनना था। तो याद रखेंगे कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ठीक है, इन्हीं के अलग अलग शहरों में से चलाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में, झारखंड की रांची में, मध्य प्रदेश के इंदौर में और गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 वर्ष के अवसर पर यानी 1 जनवरी 2021 को रखी गई। आगे बात करते हैं भारत नवाचार सूचकांक 2020 के बारे में। इस सूचकांक को आप जानते हैं नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शनों को मापा जाता है। यह सूचकांक इसका दूसरा संस्करण है। इसे पहली बार वर्ष 2019 में जारी किया गया था। क्लियर हो गया? ये कौन सा आपका जो भारत नवाचार सूचकांक 2020 है, जिसे 20 जनवरी 2021 को जारी किया गया, यह इसका दूसरा संस्करण है। पहली बार इसका अक्टूबर 2019 में यह सूचकांक जारी किया गया था। सूचकांक में अगर हम बात करें तो प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आ गया और तमिलनाडु पहुंच गया है तीसरे स्थान पर। ठीक है, इसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर है। उत्तर प्रदेश को 9वें पायदान पर रखा गया है, याद रहेगा। ठीक है, अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पर है दिल्ली। ठीक है, दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़, तीसरे स्थान पर, अंतिम पायदान पर कौन है, अंतिम 9वें पायदान पर है आपका लक्षद्वीप। तो पहला और आखिरी याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। तो अभी हमने बड़े राज्यों में, प्रमुख राज्यों में पढ़ा। पहले नंबर पर कौन है, कर्नाटक है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। पहले महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर था और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु था। तो अब दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ गया और तमिलनाडु पहुंच गया तीसरे स्थान पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश को प्रमुख राज्यों में 9वें स्थान पर रखा गया है। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की, तो इसमें टॉप किया है दिल्ली ने, दूसरा स्थान चंडीगढ़ को मिला है, अंतिम पायदान पर लक्षद्वीप को रखा गया है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम का स्थान है। मेघालय को पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में 10वें पायदान पर रखा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की रैंक जरूर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश को 9वें पायदान पर रखा गया है। किस रैंकिंग में, हम बात कर रहे हैं भारत नवाचार सूचकांक में। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 की हम बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे LCA तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी। 13 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में HAL से 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने के सौदे को मंजूरी दी गई है। तो बस यही याद रखना है, किससे खरीदे जाएंगे 83 हल्के लड़ाकू विमान, तो आपका उत्तर होगा HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। इसकी मंजूरी हाल ही में किसने प्रदान की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। कितने खरीदे जाएंगे, 83। ठीक है, हल्के लड़ाकू विमान किससे, HAL से। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की MEE रिपोर्ट। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 11 जनवरी 2021 को देश के 146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन जारी किया है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन जारी किया है। वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का
5% हिस्सा आता है। ये सब परीक्षा में स्टेटमेंट देकर पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है। संरक्षित क्षेत्रों के प्रभाव का आकलन करने के क्रम में प्रबंधन प्रभावशीलता के मूल्यांकन की भी आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की बाघों की वैश्विक संख्या का 70% है, एशियाई शेरों का 70% है और 60% से अधिक तेंदुए का भारत में मिलाना देश की संपन्न जैव विविधता का परिचायक है। यानी विश्व भर में जितने बाघ पाए जाते हैं उसका 70% मिलेंगे भारत में। एशियाई शेरों का जितना विश्व में परसेंटेज जितना कुल पाया जाता है उसका हिस्सा 70% हिस्सा भारत में मिलेगा और तेंदुए का भी 60% हिस्सा भारत में ही मिलेगा। ठीक है। रिपोर्ट जारी करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि इस वर्ष से 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान, 5 तटीय और एवं समुद्री पार्क, देश के शीर्ष 5 चिड़ियाघर की सूची जारी कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। MEE रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश के सैंज और तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को भारत के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। तो ये किस किस को घोषित किया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नए आपको राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम यहाँ पर जानने को मिला जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है। इसी प्रकार से सैंज और तीर्थन और ग्रेट हिमालयन याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य तथा हरियाणा, असम, राजस्थान में एक एक को निम्न 5 में सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही भारतीय चिड़ियाघरों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन फ्रेमवर्क का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है। फ्रेमवर्क का नाम शॉर्ट में है MIJU, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा और आज से हमारा राष्ट्रीय जो संस्करण हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स का वो भी यहीं से फिनिश होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आ जाती हैं। तो क्या है ये अंतिम पढ़ लेते हैं। चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन यूपी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश अलग से कार्यक्रम चला रहा है इसके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरा चौरी कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 4 फरवरी 2021 को देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक ऐतिहासिक घटना चौरा चौरी कांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चौरा चौरी घटना की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरा चौरी कांड के शहीदों की स्मृति में राज्य के सभी 75 जिलों में 1 वर्ष का समारोह आयोजित किया है। कितने जिलों में? सभी 75 जिलों में। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस कार्यक्रम के लिए? चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसको लेकर। ठीक है। आप जानते हैं 4 फरवरी 1922 को, तो बहुत सी किताबों में 5 फरवरी लिखा होगा, अब उसे आप करेक्ट कर लें। 4 फरवरी ही अब परीक्षा में सही माना जाएगा अगर एग्जाम में आ गया तो। 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तत्कालीन संयुक्त प्रांत जो कि अब उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 1950 में नाम बदला गया था। 1950 में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत था उसके गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें 22 सिपाही सहित 3 स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इस घटना के लिए जिम्मेदार 19 स्वतंत्रता सेनानियों की कालांतर में उनको मृत्यु दंड दिया गया था और इसीलिए इन शहीदों की स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि 1 वर्ष तक राज्य में समारोह मनाया जाएगा सभी 75 जिलों में। ठीक है। तो क्लियर हो गया। ये हमने आज के सेशन को फिनिश कर लिया। सारी जो हमारी राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी थी उसे हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट सेशन हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी से रहेगा। हालांकि मेरा यही विचार है कि आप वीडियो पे डिपेंडेंट ना हो, आप सेल्फ से इसे कंप्लीट करने का प्रयास करें क्योंकि 2 ही 3 दिन बचे हैं और अच्छा होगा आप सेल्फ स्टडी करें। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।